हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो बेसिकली न्यूरॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम स्ट्रक्चर पूरा अंडरस्टैंड करेंगे न्यूरॉन का। और ये टॉपिक जो है आपके लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया तो आगे आप नर्व इम्पल्स का जो पूरा मैकेनिज़्म है उसका बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे पास, और वो पूरा टॉपिक आप इससे पूरा कनेक्टेड है तो वो आप समझ पाएंगे अगर आपको स्ट्रक्चर पहले से सही से समझ में आ गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन को। न्यूरॉन क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये सारा डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो कौन सा है, वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन सबसे ऐसे कहा जाता है कि ये बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, और ये बड़ा सेल इस तरह से है कि इसके अंदर बड़ी ऐसी जो है फाइबर्स मौजूद होती हैं। ये हमारे पास फाइबर हैं, इस तरह से भी यहाँ से भी ये फाइबर्स होंगी। तो ये फाइबर्स के अंदर बहुत बड़ी मौजूद होती हैं, इनकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, इसीलिए इसको बॉडी का सबसे बड़ा सेल कहा जाता है। तो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम को ये स्ट्रक्चर के तौर पे भी बनाता है, पूरा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। साथ में फंक्शन भी यही न्यूरॉन जो है वो करता है। तो फंक्शन जो होता है नर्वस सिस्टम का, जैसे कि सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ये पूरा काम न्यूरॉन का है। नर्वस सिस्टम के अंदर और भी ज़्यादा कुछ टाइप के सेल्स हैं, लेकिन वो सेल फंक्शन नहीं प्रोवाइड करते, वो सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। लेकिन फंक्शन जो प्रोवाइड करता है जो सेल, वो न्यूरॉन है। तो हम यहाँ पर न्यूरॉन को पढ़ रहे हैं। इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये जो है स्पेशल सेल है, स्पेशलाइज्ड है। इसके पास एबिलिटी है कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है बॉडी की एक जगह से बॉडी की दूसरी जगह तक। जैसे कि हमारे हाथ से लेकर ये ब्रेन तक ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, या फिर हमारे पाँव से लेकर ये ब्रेन तक, हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट से ये ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। और इन सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के तौर पे ये सिग्नल्स मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, हमारी बॉडी की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर। तो ये इसका स्पेसिफिक काम है इस न्यूरॉन का। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बयान किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन: अ न्यूरॉन हैज़ अ रिलेटिवली लार्ज सेल बॉडी। इसकी जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, अब देखिए सेल होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक सेल की बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और दूसरे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम सेल बॉडी कहते हैं। तो इसे न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसे एक नाम दिया जाता है सोमा। तो सोमा एक्चुअली क्या है, सेल की बॉडी है न्यूरॉन की। अब न्यूरॉन के अंदर फाइबर्स भी होंगी इस तरह से। तो ये जो हमारे पास जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ये जो बॉडी है इसे कहा जाता है सोमा या फिर सेल बॉडी। तो इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और दूसरे बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। दूसरे सेल्स में जैसे होते हैं राइबोसोम्स वगैरह, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इसकी सेल बॉडी के अंदर। तो उसके बाद है निसल्स बॉडीज़। निसल्स बॉडीज़ क्या हैं, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि राइबोसोम्स से बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम है, मतलब एक राइबोसोम इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम्स मिलकर। और इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये जो राइबोसोम्स हैं ये लगे होते हैं ग्रुप्स की शक्ल में। तो ये यहाँ पर ग्रुप्स होंगे राइबोसोम के, और इन राइबोसोम के ग्रुप्स को हम कह रहे हैं निसल बॉडीज़। तो ये निसल बॉडीज़ यहाँ पर मौजूद होंगी। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। ये राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होंगे, प्रोटीन बना रहे होंगे इस नर्व सेल के लिए। तो यहाँ पर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। उसके बाद इट इज़ कवर्ड विद मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरोलिमा। तो ये हमारा जो न्यूरॉन है ये एक मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होता है, और उस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूरोलिमा। हर सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है, और उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो हमारे पास एक, जब हमने पढ़ा था मसल के बारे में, तो मसल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन थी, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे थे, सार्कोलीमा कह रहे थे। तो लीमा जो वर्ड है ये भी हमारे पास आता है मसल मेम्ब्रेन के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, इसको हम, इसकी मेम्ब्रेन को हम न्यूरोलीमा कहते हैं। न्यूरोलीमा इसकी ऊपर वाली बाहर वाली मेम्ब्रेन है। तो वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी इज़ टू मैन्युफैक्चर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जो सेल बॉडी है इनकी, इस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और बाकी ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, इसका मेन, इस बॉडी का मेन फंक्शन ये है कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स को बनाती है। न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं विच आर केमिकल्स स्टोर्ड इन द सीक्रेटरी वेजिकल्स एट द एंड ऑफ द एक्सॉन।
तो इसके अंदर जो एक्सॉन पार्ट है इस न्यूरॉन का, इसका न्यूरॉन का जो ये बाहर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक तरह का लास्ट जो एंड होता है, एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग, ये हमारे पास एक्सॉन है, इसकी ये नर्व एंडिंग है। यहाँ पर एक वेजल्स बने होते हैं, ये वेजिकल्स होते हैं, इनके अंदर ये केमिकल्स जो न्यूरो हैं ये इनके अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसके अंदर क्या स्टोर है, न्यूरो ये केमिकल्स इन वेजिकल के अंदर, इन यहाँ पर जो है वेजिकल्स होते हैं, इन्हें इनके अंदर बंद होते हैं ये न्यूरो। और ये न्यूरो क्या करते हैं, यहाँ से तब रिलीज़ होंगे जब कोई मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करना होगा। तो ये न्यूरो का पूरा जो सिस्टम है ये आगे हम स्टडी करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि सेल की जो बॉडी है उस सेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूरो बनते हैं। और न्यूरो एक केमिकल्स होते हैं जो कि एक्सॉन के एंड पर, एक्सॉन के लास्ट एंड पर जाकर वहाँ पर जमा होते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर, इसमें आप जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल की बॉडी आपको नज़र आ रही है, ये न्यूरॉन की बॉडी है सेल की। और यहाँ पर आपको ये जो ट्री लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, सेल प्रोसेसेस नज़र आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये डेंड्राइट्स हैं। और ये हमारे पास सेल बॉडी है इसकी, इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है। और साथ में इसके पास क्या है, इसके अंदर राइबोसोम वगैरह हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं इसके अंदर ग्रुप्स की शक्ल में। और उन्हें हम निसल बॉडीज़ कहते हैं, ये हमने पढ़ा। तो निसल बॉडीज़ क्या हैं, ग्रुप्स हैं राइबोसोम के जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। उसके बाद इसका यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं, ये एक बड़ी साइटोप्लाज्म की बड़ी एक्सटेंशन होती है, बड़ी प्रोजेक्शन होती है इस तरह से, और इसे हम कहते हैं एक्सॉन। तो ये पूरा जो है वो एक्सॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके एक्सॉन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर ये सेल्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, और ये ब्लू कलर के सेल्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इस पूरे एक्सॉन के ऊपर, ये जो सेल्स हैं ये सेल एक्चुअली कहलाते हैं श्वान सेल्स। इन श्वान सेल्स का नाम जो है, यहाँ पर इनका नाम है श्वान सेल्स। और ये एक्चुअली एक तरह के न्यूरॉन के नर्वस सिस्टम के टाइप्स हैं, और ये टाइप्स जो हैं वो इनका नाम हमारे पास है श्वान सेल्स। तो ये एक्स्ट्रा सेल्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। और हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्स्ट्रा सेल्स आते हैं, न्यूरॉन के अलावा जो सेल्स आते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। तो ये हमारे पास एक्चुअली न्यूरोग्लिया हैं। आगे हम पढ़ते हैं न्यूरोग्लिया क्या होते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास सेल की बॉडी है, और यहाँ से ये हमारे पास एक्सॉन का पार्ट है, और एक्सॉन के ऊपर यहाँ पर भी ये टर्मिनल एक्सॉन का पार्ट है, और ये पूरा एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर जो है वो कुछ सेल्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो आगे चलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं डेंड्राइट्स क्या होते हैं। डेंड्राइट्स इनका जो नाम है डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स जो है वो वर्ड डेंड्रॉन से निकला है, और डेंड्रॉन का मतलब है ट्री। तो ये ट्री लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इस तरह से ये ट्री की तरह से ये सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं। तो ये सेल बॉडी है, इससे ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, इसीलिए इनका नाम डेंड्रॉन रखा गया है, डेंड्राइट्स रखा गया है। Branched tendrils that extend outward from the cell body and are specialized to respond to the signals from the other neurons। ये जो है ब्रांचेज होती हैं बहुत सारी, यहाँ से निकलती हैं सेल की बॉडी से। और ये सेल की बॉडी से ये जो ब्रांचेज निकलती हैं इन्हें हम कहते हैं, ये हमारे पास हैं डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स जो है वो बाहर निकलती हैं सेल की बॉडी से, और इसके अंदर एक्चुअली ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं न्यूरॉन के अंदर जो भी सिग्नल्स आते हैं, बाहर से जो भी सिग्नल्स आते हैं उन्हें रिसीव करने का इन डेंड्राइट्स का होता है। तो जो भी सिग्नल आएगा उस सिग्नल को ये रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स, और सिग्नल यहाँ पर रिसीव होगा और सेल बॉडी के अंदर जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास काम होगा। तो डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, चाहे वो सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन से आ रहा है या फिर किसी ऑर्गन से आ रहा है, तो उस तरह से वो उसको रिसीव करेंगे उस सिग्नल को। तो सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स एंड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या तो वो सिग्नल बाहर से इन्वायरमेंट से आ रहा है या फिर वो किसी दूसरे न्यूरॉन से आ रहा है, तो उसको रिसीव करेंगे। ये वाले पार्ट्स जो हैं डेंड्राइट्स जो हैं ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को। उसके बाद है फ्रॉम द देयर ब्रांच फर्म प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिसीव द सिग्नल्स। तो इनकी ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो हैं, ये ब्रांचेस इनकी बहुत बड़ी निकलती हैं, और इन ब्रांचेस के अंदर भी और छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया इन्हें मिल जाता है। अब देखें ये एक हमारे पास ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, तो इस तरह से ये ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है एक नर्व को रिसीव करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो क्या होगा,
बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए। तो इसीलिए डेंड्राइट्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर है कि इनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं और उसकी वजह से ये सिग्नल्स को सही तरीके से ये रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि इनका एरिया बढ़ जाता है, एरिया ज़्यादा होता है इन डेंड्राइट्स का। उसके बाद आता है एक्सॉन। एक्सॉन जो टर्मिनल पार्ट है हमारे पास, एक न्यूरॉन का जो आखिर वाला पार्ट होता है वो होता है हमारे पास एक्सॉन। तो ये हमारे पास बॉडी है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट है। उसके बाद ये एक्सॉन जो है इसका बहुत बड़ा पार्ट होगा और ये टर्मिनल लास्ट वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से ये एक्सॉन बड़ा भी पार्ट होता है और इसको लॉन्गेस्ट सेल बना देता है। इस पूरे सेल को, हमारी इस नर्व सेल को लॉन्गेस्ट पार्ट बनाने में, जो है लॉन्गेस्ट सेल बनाने में इस एक्सॉन का बहुत बड़ा हाथ है। एक्सॉन बहुत लंबा होता है इस सेल का और इस तरह से ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर से यहाँ से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है, इस सेल से बाहर जाता है मैसेज आता जो है वो कहाँ से आता है, वो डेंड्राइट से आता है और जाता है वो कहाँ से जाता है, एक्सॉन के ज़रिए जाता है। अ लॉन्ग फाइबर एक्सटेंड टूवर्ड्स द सेल। एक लॉन्ग फाइबर जो है वो सेल से निकलती है बाहर, आउटवर्ड द सेल, सेल से बाहर निकलती है, मेकिंग न्यूरॉन द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। और इसीलिए वजह से, इस एक्सॉन की वजह से ही न्यूरॉन जो है वो सबसे बड़ा सेल बन जाता है हमारी बॉडी का। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सॉन जो है बहुत लंबा पार्ट होता है इस हमारे न्यूरॉन का। द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म विद कवर्ड विद एक्सोलीमा। तो अब ये एक्सॉन जो है इसका, इसके लिए एक अलग से ही नाम दिए गए हैं। इस एक्सॉन का साइटोप्लाज्म जो है अंदर, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म पूरे सेल के अंदर मौजूद होता है वो इस एक्सॉन के अंदर भी मौजूद है। और इस साइटोप्लाज्म को हम कह रहे हैं एक्सोप्लाज्म, क्योंकि ये एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है इसीलिए इसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास इसकी जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो ये एक्सॉन की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसे एक्सोप्लाज्म कहा जाता है, जबकि पूरे सेल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम एक्सोलीमा एक्सोलीमा कहा जाता है, जबकि पूरे सेल की जो है उसे हम न्यूरोलीमा कहते हैं। न्यूरोलीमा पूरे सेल की मेम्ब्रेन है, जबकि सिर्फ एक्सॉन की मेम्ब्रेन आप देखें तो एक्सोलीमा कहा जाता है और एक्सॉन का साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। The axon is primarily involved in carrying the signals from the cell body to the neuron ending and transmitting to the other neuron or effector। तो ये न्यूरॉन एक्सॉन जो होता है ये एक्चुअली सेल बॉडी से सिग्नल्स को लेता है और इस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ, या फिर ये ले जाता है इस न्यूरॉन से बाहर, इस सिग्नल को ले जाता है और ये दूसरे इफेक्टर ऑर्गन्स के पास पहुंचाएगा या दूसरे न्यूरॉन्स के पास पहुंचाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास फंक्शन करेगा। ये न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो एक्सॉन एक सिग्नल को दूर तक ले जाएगा, ट्रांसमिट करेगा दूर तक। तो ये आपके बुक की तस्वीर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास ये सेंसरी न्यूरॉन लगे हुए हैं। ये जो है एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है और ये हमारे पास तीसरा न्यूरॉन है। तो अब न्यूरॉन का सबसे पहले ये जो पार्ट है ये हमारे पास डेंड्राइट पार्ट है, क्योंकि सेल बॉडी से पहले आ रहा है। तो यहाँ से ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा, यहाँ से ये सिग्नल जो है वो इस न्यूरॉन को मिलेगा और इस तरह से ये सिग्नल मिलेगा तो यहाँ से ये न्यूरॉन आगे ट्रांसमिट करेगा सेल बॉडी की तरफ। तो ये एक्चुअली डेंड्राइट का पार्ट है। आगे चल के ये इसका एक्सॉन आ जाता है, ये एक्सॉन वाला पार्ट है। एक्सॉन वाला पार्ट जो है इस न्यूरॉन से इस सिग्नल को दूर ले जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं जो कि इस एक्सॉन से सिग्नल्स को ले लेंगे। तो एक्सॉन क्या कर रहा है, सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन तो को दे रहा है या फिर दूसरे ट्रांसमिट कर रहा है दूर तक। तो अब यहाँ पर ये न्यूरॉन जो है ये ले लेगा इस सिग्नल को। अब ये न्यूरॉन जो है इसका इसके डेंड्राइट जो है सिग्नल को लेंगे और इसका एक्सॉन सिग्नल को दूर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये फिर से इस सेल बॉडी से दूर जो सिग्नल को ले जा रहा है वो इस न्यूरॉन का क्या है, एक्सॉन है। उसके बाद फिर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो है वो इस सिग्नल को ले लेंगे और यहाँ पर ये डेंड्राइट्स फिर से सिग्नल को ले रहे हैं और यहाँ से फिर से एक्सॉन जो है वो दूर ले जा रहा है इस सिग्नल को। तो एक्सॉन हमेशा सेल बॉडी से सिग्नल को दूर ले जाता है, जबकि डेंड्राइट जो है वो सेल बॉडी को सिग्नल रिसीव करके देता है दूसरे न्यूरॉन से या फिर किसी सेंसर से। और ये जो है हमारे पास ये जो न्यूरॉन है एक्सॉन जो है ये ले जाता है किसी इफेक्टर ऑर्गन के पास भी सिग्नल्स को ले जाता है ताकि वो रिस्पॉन्ड करें। इस तरह से ये एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से सिग्नल्स को बाहर ले जा रहा है और हमारे पास ले जा रहा है किसी इफेक्टर ऑर्गन के पास या किसी दूसरे न्यूरॉन के पास। तो ये होपफुली आपको एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच का फ़र्क समझ में आया होगा। बार बार आपको बताने का मतलब ये है कि आपको अच्छे से ये जो है वो जहन में बात बैठ जाए, ताकि आगे आप जब टाइप्स पढ़ें न्यूरॉन के तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाए कि कौन सा न्यूरॉन कहाँ पर और किस तरह से प्रेजेंट होगा। तो ये समझने के लिए आपको ये डेंड्राइट और एक्सॉन का जो बीच का डिफरेंस है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेंड्राइट हमेशा
सेल बॉडी के पहले मौजूद होता है और ये सिग्नल को रिसीव करता है, जबकि एक्सॉन सेल बॉडी के बाद होता है और ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है दूर तक, इस एक्सॉन से बाहर ले जाएगा सिग्नल को। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लियल सेल्स। ये हमारे पास न्यूरोग्लिया जो हैं ये सेल्स हैं, एक अलग तरह के सेल्स हैं, न्यूरॉन से हटकर कुछ सेल्स हैं, और ये हमारे पास ग्लियल सेल्स भी कहलाते हैं या फिर इसे न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं। तो अब ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअली स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हमारे न्यूरॉन जो हैं वो एक्चुअली फंक्शंस बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग सेल्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूरोग्लिया। अब ये न्यूरॉन जो हैं इनको सपोर्ट करने वाले ये सेल्स हैं। अब ये न्यूरॉन जो होगा इसको, इसके ऊपर कुछ सेल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखें। अब ये जो सेल्स हैं एक्सॉन के ऊपर जो लगे हुए हैं ये एक्चुअली क्या हैं, ये न्यूरॉन के सेल्स हैं, इन्हें हम न्यूरोग्लिया सेल्स कहते हैं। तो ये न्यूरोग्लिया जो हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं फंक्शन करने के लिए। स्ट्रक्चर के अंदर भी और फंक्शन के अंदर भी न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाले कुछ सेल्स होते हैं, कुछ हेल्प करने वाले न्यूरॉन को सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो है वो न्यूरोग्लिया कहलाते हैं। दे सर्व एज they serve as supporting cells which are collectively they serve as a variety of functions। ये बहुत सारे functions देते हैं including supply of supply the neuron with nutrients, ये nutrient supply करते हैं न्यूरॉन को, removing waste from the neuron, guiding axon migration, providing immune functions and ये बहुत सारे काम करे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख लें तो हमारे पास क्या है, ये एक न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन के ऊपर क्या है, यहाँ पर ये सेल लगे हुए हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इस तरह से यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आपको सेल्स नज़र आ रहे होंगे। अब ये सेल एक्चुअली क्या है, यहाँ पर रैप्ड है इस तरह से, ये पूरा सेल जो है वो इस न्यूरॉन के ऊपर रैप है, इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है। तो ये जो सेल है इसे हम कहते हैं श्वान सेल। एक्चुअली ये सेल क्या कर रहे होते हैं, न्यूरॉन को और एक्सॉन को गाइड कर रहे हैं, एक्सॉन को गाइड कर रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए माइग्रेशन की, और ये ऊपर से ये न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करें, इसको न्यूट्रेंट दे रहे हैं, जो भी न्यूट्रेंट वगैरह होंगे वो आएंगे इन सेल्स के पास, उसके बाद ये सेल जो है वो न्यूट्रेंट प्रोवाइड करेंगे पूरे न्यूरॉन को। साथ में ये वेस्ट वगैरह जो न्यूरॉन से आएगा उसको भी ये एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करें। साथ में ये इम्यून फंक्शंस भी न्यूरॉन के यही परफॉर्म करते हैं। न्यूरॉन जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है, जो नर्व इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट कर रहा है, जबकि बाकी के जो सेल्स हैं वो इम्यून फंक्शंस और बाकी के काम कर रहे हैं। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि न्यूरॉन जो है वो खुद क्या करता है, सिर्फ एक काम करता है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का। बाकी के जो इसके काम है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, वेस्ट को रिमूव करना और एक्सॉन को गाइड करना, साथ में इम्यून फंक्शंस को प्रोवाइड करना। मतलब अगर कोई इम्यूनिटी की कहाँ पर न्यूरॉन के अंदर ज़रूरत है वो भी ये प्रोवाइड करेंगे। ये वाले जो सेल्स हैं ये हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि ये बाकी के सारे काम कर रहे हैं। तो अब न्यूरोग्लियल सेल जो है हमारे पास न्यूरोग्लिया भी कहलाते हैं। न्यूरोग्लिया दो टाइप्स के हैं हमारे पास, दो तरह के सेल्स हैं, एक हैं श्वान सेल्स और एक हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट दो तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एक एक्सॉन के पास। तो इस पिक्चर के अंदर हमने देखा सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर ये सेल था। ये जो सेल्स हैं ये एक तरह की शीट प्रोवाइड करें, इस पूरे एक्सॉन के ऊपर लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये एक एक्सॉन के ऊपर एक मेम्ब्रेन के तौर पे काम कर रहे हैं, और इसीलिए इस एक्सॉन को हम कहेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन, जिसके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट हो। माइलिन शीथ क्या है, ये जो एक्सॉन के ऊपर एक्स्ट्रा सेल्स हैं जो कि श्वान सेल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ये एक तरह की शीथ प्रोवाइड करें, और इस शीथ को हम क्या कह रहे हैं, माइलिन से शीथ। तो ये हमारे पास माइलिन शीथ है। अब ये दूसरा ये न्यूरॉन है, इसके पास क्या है, माइलिन शीथ। ये जो सेल्स हैं ये श्वान सेल्स नहीं लगे हुए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है इस न्यूरॉन का। तो ये न्यूरॉन जो है वो अनमाइलिनेटेड है, जबकि ये न्यूरॉन क्या है, माइलिनेटेड है, इसके ऊपर ये श्वान सेल्स लगे हुए हैं। तो श्वान सेल्स माइलिन शीथ प्रोवाइड करते हैं, एक तरह की शीथ जो है वो ऊपर लगी होती है। अब हर माइलिन शीथ के बीच का जो है, यहाँ पर सेल्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, और यहाँ पर आपको ये एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन बिल्कुल ही जाहिर दिख रहा होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। नोड ऑफ रणवीर क्या है, दो श्वान सेल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यूरॉन और अंदर का एक्सॉन आपको दिख रहा होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। तो ये कुछ आपको
समझ में आ गई यहाँ पर। अब ये जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ये आपको आगे चल के समझ में आएंगी जब हम इम्पल्स को स्टडी करेंगे। और बाकी यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल का जो वर्ड है इसका मतलब है चार्जेस की मूवमेंट। तो इम्पल्स जब मूव करेगी तो इस तरह से करेगी कि यहाँ से एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे नोड ऑफ रणवीर तक ये जंप करती जाएगी इम्पल्स, और इस तरह से ये इम्पल्स जो है वो यहाँ तक इस तरह से जंप करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये श्वान सेल्स जो है, माइलिन शीथ जो है, इसके ऊपर से इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर सकती। इम्पल्स सिर्फ न्यूरॉन के अंदर से ट्रैवल कर सकती है। तो न्यूरॉन के यहाँ पर ये जंप इस तरह से करती जाएगी और इस तरह से ये इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करेगी। तो ये जो माइलिन शीथ थी ये कौन बना रहे हैं, ये श्वान सेल्स बना रहे हैं। तो लिखा हुआ है श्वान सेल्स प्रोड्यूस माइलिन, ये माइलिन प्रोड्यूस करते हैं। माइलिन शीथ होती है एक तरह की, वो शीट होती है जो कि सेल्स के ऊपर इस तरह से लगी होती है, एक हमारे एक्सॉन के ऊपर लगी होती है। तो ये जो है श्वान सेल्स, ये प्रीफ्रल सिस्टम के अंदर, जैसे कि हमारे नर्व्स वगैरह हैं उनके अंदर ये माइलिन शीथ को प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये उसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीथ को। अब देखें हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या मौजूद होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सारी नर्व्स वगैरह होंगी जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही होंगी। बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास जो न्यूरॉन्स होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे, उन न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी वो किसकी बनी होगी, वो बनी होगी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स की। जबकि हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास क्या है, नर्व्स हैं, नर्व्स क्या हैं, न्यूरॉन की बनी हुई हैं, उन पर जो माइलिन शीथ होगी वो क्या होगी, वो श्वान सेल्स से बनी होगी। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीथ प्रेजेंट है न्यूरॉन के ऊपर, वो कौन बना रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट हैं उन पर जो माइलिन शीथ लगी हुई है वो श्वान सेल से बनी हुई है। ठीक है। Axons that have myelin sheath are said to be myelinated fibers and those don't have myelin are called unmyelinated fibers। तो एक्सॉन जिनके पास माइलिन शीथ होती है उन्हें हम माइलिनेटेड कहते हैं, मतलब उनके ऊपर ये श्वान सेल्स या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट लगे होंगे, और जो जिन पर ये नहीं लगे होते ये सेल्स उन्हें हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड। द नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द एक्सॉन बिटवीन टू श्वान सेल्स इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवीर आर न्यूरोफिब्रिल नोड्स। तो ये जो है हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, इस तरह से हमारे पास न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, दो सेल्स होंगे, दो श्वान सेल्स होंगे, उनके बीच में यहाँ पर खाली डिस्टेंस होगा। ये जो खाली डिस्टेंस आपको मिल रहा है ये खाली डिस्टेंस नोड ऑफ रेनवीर कहलाता है। तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास दो जो है वो एक्सॉन है, ये आपको एक्सॉन दिख रहा है, ये अनमाइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड है। जबकि ये जो एक्सॉन है ये माइलिनेटेड है, इस पर आपको ये श्वान सेल्स मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये खाली जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास कहला रहा है नोड ऑफ रेनवीर। ये भी नोड ऑफ रेनवीर है ये, और यहाँ पर ये हमारे पास सारे नोड ऑफ रेनवीर हैं जो कि श्वान सेल्स के बीच का डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास नोड ऑफ रेनवीर कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास कोई भी यहाँ पर कोई भी सेल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ऐसे ही आपको इसके अंदर भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको नोड ऑफ रेनवीर दिख रहा है, माइलिनेटेड शीथ, यहाँ पर ये जो आपको एक्सॉन दिख रहे हैं, श्वान सेल्स दिख रहे हैं, इनके बीच में यहाँ पर छोटा सा डिस्टेंस है, और ये छोटा सा डिस्टेंस क्या है, नोड ऑफ रेनवीर कहलाता है या फिर न्यूरोफिब्रिल नोड्स कहलाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा और सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप आगे वाले टॉपिक्स अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।